हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडिफाइड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सुधाकर सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स में मैं पिछली वीडियो में आपको विराम के जड़त्व गति के नियम में मैंने आपको गति का पहला नियम का विराम का जड़त्व का नियम पढ़ाया था। आज की वीडियो में हम आपको गति का जड़त्व पढ़ाएंगे। तो गति का जड़त्व होता क्या, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि गति का जड़त्व है क्या। तो अब को मैंने बताया था कि जड़त्व के नियम के बारे में, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया गया हो। फिर विराम के जड़त्व में मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया गया हो। और गति का जड़त्व हमारा ये कहता है कि जब कोई वस्तु गत्यावस्था में है, गत्यावस्था मतलब गति कर रही है, तब तक वह गति करती रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई सपोज एक क्या है, आप कार देखे हैं, वो गतिशील अवस्था में, कैसे गतिशील अवस्था में चल रही है, और जब चल रही है, जब हम उसे रोकना होगा तो हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तो बाह्य बल लगाए तब न जाके कार रुकी। वैसे क्या है कि गति का जड़त्व ये कहता है जब तक कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया गया हो। इसके बाद हम इसके उदाहरण को हम देखते हैं। पहला उदाहरण क्या कहता है? पहला उदाहरण ये कहता है, यदि चलती रेलगाड़ी में व्यक्ति सिक्का ऊपर उछालता है, यदि चलती रेलगाड़ी में व्यक्ति सिक्का ऊपर उछालता है तो कुछ समय बाद वह पुनः व्यक्ति के हाथों में गिरता है। मतलब पहला उदाहरण ये कहता है, यदि चलती रेलगाड़ी में व्यक्ति एक सिक्के को उछालता है तो वह सिक्का क्या है, आकर के पुनः व्यक्ति के हाथों में गिरता है। ऐसा क्यों होता है? तो सुनिए, इसको हम समझते हैं। सपोज हम रेलगाड़ी से यात्रा करते हुए जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हम एक रेलगाड़ी से यात्रा करते हुए जा रहे हैं। अब हमें ध्यान में आया कि हम चलो एक प्रैक्टिकल कर देते हैं। हमने रेलगाड़ी में बैठे बैठे एक सिक्के को उछाला और वो सिक्का पुनः करके हमारे हाथ में गिर गया। तो हमने इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास किया। जब हम रेलगाड़ी में बैठ के चल रहे हैं तो रेलगाड़ी के साथ हम भी गतिमान हैं और हमारा सिक्का भी गतिमान है, दोनों गतिमान है, क्योंकि रेलगाड़ी चल रही है और रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति और रेलगाड़ी में जो सिक्का उछालने वाला व्यक्ति है, उसका सिक्का और वो व्यक्ति दोनों साथ में गतिमान है। अब जैसे हम सिक्के को ऊपर उछालते हैं तो जो रेलगाड़ी है वो व्यक्ति और सिक्के के साथ क्षैतिज दूरी, जो हमारा सिक्का है और जो व्यक्ति है वो रेलगाड़ी के साथ क्षैतिज दूरी तय करता है। क्या करता है? क्षैतिज दूरी तय करता है, जिसके कारण वो क्या है, सिक्का पुनः व्यक्ति के हाथों में आकर के गिर जाता है, पुनः व्यक्ति के हाथों में आकर के गिरता है। सिंपल सा उदाहरण। दूसरा ये कहता है कि लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर पहले दौड़कर छलांग लगाते हैं। सपोज तो हमें लंबी कूदना, तो लंबी कूद के खिलाड़ी कहता है कुछ देर पहले, सपोज यहाँ पे लंबी कूद हो रही है, यहाँ से यहाँ कूदना है। एक खिलाड़ी यहाँ है, अब इसने क्या है, इसको क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कूदना है। अब ये लंबी कूद के खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, तो लंबी कूद के खिलाड़ी क्या करते हैं, उदाहरण में दिया है, लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर पहले दौड़कर छलांग लगाते हैं। तो इसका कारण यह है कि जब कुछ दूर पहले से ये दौड़ते हैं खिलाड़ी, तो जब ये दौड़ते हैं तो ये गतिशील अवस्था में आ जाते हैं। किस अवस्था में आ जाते हैं? गतिशील अवस्था में आ जाते हैं, जिससे ज्यादा दूरी तक छलांग लगा पाते हैं। क्या लगा पाते हैं? छलांग लगा पाते हैं। इसका कारण यह है कि छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ने से खिलाड़ी में गति का जड़त्व आ जाता है। किसका जड़त्व आ जाता है? खिलाड़ियों में गति का जड़त्व आ जाता है, जिसके कारण यह लंबी दूरी तक छलांग लगा पाते हैं। किसका जड़त्व आ जाता है? गति का जड़त्व आता है, जिसके कारण यह लंबी दूरी तक छलांग लगा पाते हैं। तो इस तीसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। चलते वाहनों में एकाएक ब्रेक लगाने से, जैसे हम वाहन चलते वाहनों में एकाएक ब्रेक लगाने से उसमें बैठा यात्री जो है वो आगे की ओर झुक जाता है। कहाँ की ओर झुक जाता है? आगे की ओर झुक जाता है। विराम अवस्था में मैंने पढ़ाया था कि कोई व्यक्ति अगर गाड़ी में बैठा है, अगर अचानक गाड़ी चलना स्टार्ट कर देती है तो वो पीछे की ओर गिरता है। लेकिन गति की जड़त्व में मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति अगर
गाड़ी में बैठा है और गाड़ी चल रही है, और चलती गाड़ी में अगर अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका कारण यह है, देखिए कि पहले तो हमारी गाड़ी चल रही है, तो हम गाड़ी के साथ हम भी गतिशील है, गाड़ी के साथ हम भी गतिशील है, मतलब गाड़ी भी चल रही है, हम भी गतिशील अवस्था में। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही अचानक ब्रेक लगा, जैसे ही अचानक ब्रेक लगा, तो हमारा जो शरीर का नीचे का भाग है, जहाँ नीचे का भाग है, वो एकाएक विरामावस्था में आ गया, एकाएक विरामावस्था में आ गया। जब एकाएक विरामावस्था में आ गया, ऊपर का भाग हमारा तो गतिशील ही रह गया, तो हम क्या है, आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर गिर जाते हैं। तो यहाँ पे ये तीसरा उदाहरण करता है, चलते वाहन में एकाएक ब्रेक लगाने पर यात्री जो है, उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका कारण मैंने आपको बताया कि जैसे ही गाड़ी चल रही होती है, उसके साथ हमारा शरीर भी गतिशील अवस्था में होता है, और जैसे ही क्या है, गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है, तो हमारे शरीर का जो नीचे का भाग है वो एकाएक विरामावस्था में आता है, और हमारा ऊपर का भाग, जो शरीर के ऊपर का भाग, वो गतिशील होने के कारण आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। ये तो हमारा था तीसरा उदाहरण। चौथा है, चलती हुई रेलगाड़ी से कूदने वाला व्यक्ति रेलगाड़ी की गति की दिशा में गिर जाता है। क्या है चौथा उदाहरण? कहता है कि चलती हुई रेलगाड़ी में से कूदने वाला व्यक्ति, चलती हुई रेलगाड़ी से कूदने वाला व्यक्ति जो है रेलगाड़ी की दिशा में ही गिरता है। तो इसका आप सिंपल ध्यान रखेंगे कि एक रेलगाड़ी चल रही है और उसमें जो सवार व्यक्ति है वो भी गति अवस्था में, रेलगाड़ी में जो सवार व्यक्ति है वो भी गति अवस्था में और रेलगाड़ी भी गति अवस्था में है। जैसे वह जमीन पर कूदता है, जैसे जमीन पर कूदता है तो उसके जो पैर है वो विराम अवस्था में आता है। जैसे रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी में मैं सवार हूँ और मैं क्या हूँ, सफर कर रहा हूँ, तो रेलगाड़ी भी गति अवस्था में है, मैं भी गति अवस्था में। जैसे मैं रेलगाड़ी से बाहर कूदा तो हमारे जो पैर हैं वो विराम अवस्था में आ गए। किस अवस्था में आ गए? विराम अवस्था में आ गए, मतलब स्थिर हो गए। और किंतु शरीर के जो शेष भाग है वो जड़त्व के कारण क्या है, गति की अवस्था में ही रह गया। मतलब शरीर के जो शेष भाग है, पैर तो हमारे विराम अवस्था में आ गए क्योंकि हमने कूदा, और हमारा शरीर का ऊपर का भाग है वो गतिशील अवस्था में ही है, ठीक है। अतः इसलिए व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही गिर जाता है। तो ये हमारे क्या थे, गति के नियम में हमने पढ़ाया। पहला नियम जड़त्व का नियम, जिसमें विराम का जड़त्व पढ़ाया, दूसरा पढ़ाया गति का जड़त्व। फिर इसके बाद होता है दिशा का जड़त्व। सी नंबर में हम पढ़ेंगे दिशा का जड़त्व। इसमें दिशा का जड़त्व ये कहता है जब कोई वस्तु किसी दिशा में गतिशील होती है, जैसे कोई वस्तु है तो किसी भी दिशा में गतिशील है तो वह उसी दिशा में गति करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया गया हो। सी नंबर हमारा है, हमने पहला पढ़ा है आपको विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा हमारा है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व हमारा कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में गति कर रहा है, किसी भी दिशा में गति कर रहा है, यदि कोई वस्तु किसी भी दिशा में गति कर रही है, ठीक है, तो वह अपने दिशा में तब तक गति करेगी जब तक उसकी दिशा में कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। उदाहरण से के लिए हम समझते चाकू और छुरा देखे होंगे, ठीक है। चाकू और छुरे को धार करने वाले जो घूर्णन होते हैं, जैसे जिसमें हम धार लगाते हैं, धार लगाने वाली होती है। अब हम चाकू और छुरा को लेकर के हम धार लगाते हैं इसमें, सपोज दा, अब ये तब तक घूमेगा, ठीक है, अपने ही दिशा में घूम रहा है, घूर्णन कर अपने ही दिशा में घूम रहा है जब तक हम इस पे बार बल न लगाएं। तो इसमें ये कहता है चाकू या छुरे को धार लगाने वाली, ठीक है, घूर्णन रिंग से निकलने वाली चिंगारी की दिशा घूर्णन रिंग के स्पर्शी दिशा में होती। मतलब अगर ये धार लगा रहे हैं तो इससे जो निकलने वाली चिंगारी है वो घूमने वाली रिंग के ही दिशा में, स्पर्शी दिशा में होगी, घूमने वाले रिंग के ही स्पर्शी दिशा में होगी। दूसरा है यदि किसी रस्सी से एक सिरे पे, कहता है किसी भी रस्सी के एक सिरे में पत्थर बांध करके हम घुमाते हैं ऊपर। आपने एग्जाम्पल किया होगा कि बचपन में कि आप पत्थर को वृत्ताकार मार्ग में आप घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं। तो यह अभिकेंद्री बल के कारण, किसके कारण इसमें जो गति प्राप्त होती है, अभिकेंद्री बल के कारण होती है।
और जो ये एक ही दिशा के अनुदिश क्या है, घूमता है। वृत्ताकार मार्ग में एक ही दिशा के अनुदिश से क्या है, घूमता है। लेकिन जैसे अचानक रस्सी टूट जाती है तो पत्थर को प्राप्त अपकेंद्री बल का मान समाप्त हो जाता है और पत्थर दिशा के जड़त्व के कारण स्पर्शी दिशा के बाहर की ओर गिरता है। सपोज हमने एक एग्जाम्पल किया होगा बचपन में कि एक रस्सी है, उसको हम क्या है, रस्सी में पत्थर बांध के ऐसे घुमाते थे, क्या करते थे, घुमाते थे। अब उसमें अभिकेंद्री बल लग रहा है जिसके कारण वो गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसे ही रस्सी हमारी टूटी, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो पत्थर है वो जिस दिशा में गति कर रहा है, स्पर्शी दिशा में गति कर रहा था, एक ही दिशा में घूम रहा था। अब जब एक ही दिशा में घूम रहा था, जैसे रस्सी टूटी तो पत्थर उस दिशा के बाहर की ओर जाकर के गिरता है। तो यही है, सिंपल सा उदाहरण है जो दिशा के नियम को भी दिशा का जड़त्व बताते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम पढ़ चुके हैं। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, उसके द्वितीय नियम पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि संवेग क्या होता है, क्योंकि हमारा जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो संवेग पर ही आधारित है। तो चलिए समझते हैं संवेग क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों संवेग। हम ये संवेग होता क्या है पहले इसके बारे में समझते हैं, संवेग है क्या। तो संवेग कहता है कि कोई निश्चित द्रव्यमान की वस्तु, कोई वस्तु है, ठीक है, जिसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। पहले तो हमारी सिंपल सी परिभाषा ये हो गई, किसी वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। अब एक दूसरी परिभाषा ये हमारी बनती है, तो यदि हमारी कोई किसी भी द्रव्यमान की वस्तु जो है एक समान वेग से क्या कर रही है, एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। एक ये हमारी परिभाषा बन गई। कोई वस्तु है, एक निश्चित द्रव्यमान की वस्तु जो है एक निश्चित वेग से क्या है, एक ही दिशा में क्या है, यात्रा कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। या आप सिंपल सी परिभाषा ये बता सकते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है तथा उसका वेग मतलब वेलोसिटी भी है, उसकी वेलोसिटी भी है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है, उसका वेग भी है, तो संवेग P बराबर होगा mv। संवेग को हम क्या है, P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। और यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि कहने का मतलब होता है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ क्या होते हैं, मोमेंटम हैज प्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें क्या है कि संवेग को क्या कहते हैं, इसे हम P से डिनोट करते हैं और P इक्वल टू मैंने लिखा mv, जहां m क्या है, हमारा द्रव्यमान है जिसे हम मास कहते हैं, और v हमारा क्या है, वेलोसिटी। वेयर हमारा जो m है, जहां m क्या है, हमारा m है द्रव्यमान, जिसको आप, अब v हमारा क्या है, वेग। v हमारा क्या है, वेग। अगर हम इसका बीमी सूत्र बनाए तो बीमी सूत्र हमारा क्या होगा, इसका बीमी सूत्र बनाएंगे, इसकी बीमी सूत्र हम बनाएंगे तो बीमी सूत्र हमारा होगा, देखिए द्रव्यमान का होता है मास, क्या होता है, द्रव्यमान का होता है मास, मास को हम क्या लिखते हैं, m से। अब वेग का होता है मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड को हम लिखते हैं LT-1, तो mLT-1। इसका अगर आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, द्रव्यमान का क्या हम लिखते हैं, किलोग्राम, ठीक है, और वेग क्या लिखते हैं, इंटू मीटर पर सेकंड, इसकी SI यूनिट, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ये तो हमारा हो गया SI यूनिट, और ये क्या हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, बीमी सूत्र। तो संवेग के बारे में मैंने आपको बताया कि संवेग क्या कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। P बराबर, माना कोई वस्तु जो है
माना कोई वस्तु क्या है, v वेग से गति कर रही है, तो उसका संवेग क्या होगा, p बराबर mv, जहां हमारा m द्रव्यमान है और v हमारा वेग है, और संवेग को हम लोग p से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, p से व्यक्त करते हैं, और इसका विभव सूत्र होता है mLt-1। SI यूनिट में किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड लिखते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ये तो हमारा संवेग के बारे में है। फिर इससे हम समझते हैं कि ये हमें क्या बताता है। संवेग ए में आप देख रहे हैं P बराबर mv, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, P बराबर mv। इसके कहने का मतलब क्या है, इसमें कहता है कि समीकरण जो हमारा फर्स्ट है P बराबर mv, उससे स्पष्ट है कि जो हमारा संवेग है वह एक विमीय राशि है, विमीय राशि है। और दूसरी बात ये कहता है कि संवेग हमारा क्या है, सदिश है। क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, जिसकी जो दिशा है वो किसकी दिशा में होती है, वेग की दिशा में। फिर कहता है समीकरण P बराबर जो mv है, संवेग किसी गतिमान वस्तु की गति की कुल मात्रा की माप है। जो संवेग है किसी गतिमान वस्तु की कुल मात्रा की माप है, कि कोई वस्तु कितनी क्या है, दूरी तय की है। ठीक है, तो ये हमारा था संवेग। फिर इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारी जो वस्तु है, भारी वस्तु और हल्की वस्तु को समान चाल से चलाने के लिए, भारी वस्तु और हल्की वस्तु को समान चाल से चलाने के लिए भारी वस्तु पर अधिक बल लगाना पड़ता है। कहता है कोई वस्तु भारी है, कोई वस्तु हल्की है, उसको हमको समान चाल से चलाना है, तो हम देखेंगे कि जो भारी वस्तु है उस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा और जो हल्की वस्तु है उस पर कम बल लगाना पड़ेगा। ये तो आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। सपोज था आप एग्जाम्पल लेते हैं, एक बुक ले लीजिए, एक पेंसिल, उसको आप फिंगर से मारेंगे तो क्या है, ज़्यादा, यानी क्योंकि वो हल्की वस्तु है, ठीक है, एक समान वेग से करेंगे तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगी और एक बुक को मारेंगे तो वो कम दूरी तय करेगी। तो ये तो थी हमारे संवेग की बात। फिर संवेग का मात्रक आपको मालूम हो गया है कि एसआई पद्धति में संवेग का मात्रक क्या होता है, मैंने बताया आपको, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। फिर इसके बाद सीजीएस सिस्टम में आप क्या देखें, किलोग्राम का क्या होता है, ग्राम होता है, इसका मालूम है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड आप लिख सकते हैं। तो ये है इसका मात्रक, इसका विमीय सूत्र मैंने आपको बता दिया, mLt-1। अब हम चलिए रैखिक संवेग की विशेषताएं बतलाते हैं। तो देखिए रैखिक संवेग की विशेषताएं में पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता हमारी ये कहते हैं कि यदि दो वस्तुएं हैं, क्या है, यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही हैं, यदि दो वस्तुएं जो हैं समान वेग से चल रही हैं, क्या है, यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही हैं, तो इसमें कहता है कि जो भारी वस्तु है, तो भारी वस्तु का जो संवेग है वो हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। तो चलिए इसको प्रूव भी करना है, ये नहीं कि हम लिख दिए कि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही हैं तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। ये कैसे होगा, प्रूव करिए। तो ये हमारा पहली विशेषता कहती है कि यदि दो वस्तुएं एक समान वेग से चल रही हैं तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। माना हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, माना हमारे पास कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। तो पहली विशेषता को प्रूव करने के लिए माना हमारे पास क्या है, माना हमारे पास कोई भारी वस्तु है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है तथा उसका वेग v है, तथा एक हल्की वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है तथा वेलोसिटी v है। मैंने आपको बताया था कि माना दो वस्तुएं समान वेग से चल रही है। समान वेग से कहने का मतलब कि एक का ज्यादा द्रव्यमान है, माना m द्रव्यमान की वस्तु ये भारी, ठीक है, ये जो कैपिटल M है ये भारी वस्तु के लिए है और जो स्मॉल m है वो हल्की वस्तु के लिए है, ठीक है। तो इसमें कहता है माना m द्रव्यमान की एक भारी वस्तु तथा m द्रव्यमान की एक हल्की वस्तु है। समझ लीजिएगा कि कैपिटल M बताता है भारी वस्तु की,
जो ज़्यादा भारी हो, और जो स्मॉल m है वो हल्की वस्तु के लिए बताता है, हल्की वस्तु। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि माना यम द्रव्यमान, कैपिटल यम ये मैंने लिखा है भारी वस्तु के लिए और हल्की वस्तु के लिए स्मॉल। माना यम द्रव्यमान की, कैपिटल यम द्रव्यमान की भारी वस्तु तथा स्मॉल यम द्रव्यमान की हल्की वस्तु क्या है, एक समान वेग v से दोनों चल रही हैं। तो भारी वस्तु का जो संवेग है उसको हम P1 लेते हैं, P1 बराबर इक्वल टू mv, इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं। तथा हल्की वस्तु का संवेग हम ले लेते हैं P2 बराबर mv, इसको इक्वेशन 2 दिए। ठीक है, अब समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिला, P1 अपान P2 इक्वल टू mv जो कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल M है स्मॉल v है, और mv जो स्मॉल m है स्मॉल v। अभी v से v कट गया, हमें एक इक्वेशन मिला P1 अपान P2 इक्वल टू m अपान m। ये इक्वेशन हमें ये क्या बताता है कि माना 2 वस्तुएं मैंने बताया, जिस एक भारी वस्तु है, एक क्या है हल्की वस्तु है। ठीक है, जो एक समान वेग से चल रही हैं, जो एक समान वेग से चल रही हैं, तो भारी वस्तु का जो संवेग है, भारी वस्तु का जो संवेग है वो हल्की वस्तु के संवेग से क्या होगा, अधिक होगा। भारी वस्तु का संवेग जो है हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। ये हमारा क्या है इक्वेशन बता रहा है, देख लीजिए। तो इक्वेशन से हमें ये समझ में आता है कि अर्थात समान वेग से गतिशील वस्तुओं का रैखिक संवेग उनके द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होते हैं। आप देखेंगे इनके द्रव्यमान के समानुपाती है। इसको आप P1 m1, इसको P2 m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, P1 m स्मॉल m और P2 कैपिटल M लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि बताता है कि समान वेग से गतिशील वस्तुओं का रैखिक संवेग उनके द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है, उनके द्रव्यमान से के समानुपाती होता है। यदि हम इसे क्या है ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, किसके रूप में, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे ग्राफ के रूप में। तो देखिए इनका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक तरफ हमारा क्या है द्रव्यमान, एक तरफ वेग, एक तरफ हमारा क्या होगा द्रव्यमान, एक तरफ संवेग। तो ये हमारा हो गया द्रव्यमान और ये हमारा हो गया संवेग। इसको हमने m नाम दिया, इसको दिया p, मालूम है। इसको हम ग्राफ के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा v जो है, v इन दोनों के बीच समान है, v जो हमारा है वो क्या है स्थिरांक है, मतलब इन दोनों के बीच हमारा क्या v है वो क्या है समान है। तो इस ग्राफ से भी हम ये बताते हैं कि अगर 2 भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं, एक क्या है ज़्यादा द्रव्यमान की, एक कम द्रव्यमान की, एक समान वेग से गतिमान है, तो जो ज़्यादा द्रव्यमान की वस्तु होगी उसका संवेग ज़्यादा होगा और जो कम द्रव्यमान की वस्तु होगी उसका संवेग कम होगा। ठीक है, तो मतलब जो ज़्यादा द्रव्यमान की वस्तु होगी उसका संवेग कम द्रव्यमान की वस्तु से हमेशा अधिक होगा। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि आप एक टेनिस बॉल और एक ट्रक देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, एक टेनिस बॉल को देखे होंगे, एक ट्रक को देखे होंगे। तो आप देखे होंगे यदि एक टेनिस बॉल तथा एक ट्रक समान वेग से गतिशील हो, उनका जो वेलोसिटी है समान है, तो देखेंगे जो ट्रक का संवेग होगा वो गेंद के संवेग से हमेशा अधिक होगा, गेंद के संवेग से हमेशा अधिक होगा कि नहीं होगा। जो ट्रक का संवेग है वो गेंद के संवेग से हमेशा क्या होगा अधिक होगा। तो समझ गए होंगे, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हमारी क्या है दूसरी विशेषता है। दूसरी विशेषता में कहता है कि यदि कहता है माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो, क्या हो, उसका वेग v हो। फिर कहता है दूसरा
आप समझ लीजिए दो वस्तुओं का संवेग एक समान हो तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से ज्यादा होगा। कहता है दो वस्तु हैं उनका संवेग हमारा समान है, दो वस्तुओं का संवेग समान है, तो ये कहता है कि जो हल्की वस्तु है उसका जो वेग है वो भारी वस्तु के वेग से ज्यादा होगा। ये तो आपको समझने की बात है, सिंपल सा कि आप एक ट्रक और एक कार देखेंगे, सपोज था कि दोनों का संवेग अगर हम देखेंगे समान है तो हमारी जो आप देखेंगे कि जो कार है ना वो ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगी और ट्रक हमारा क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ऐसे ही बॉल वाला उदाहरण, टेनिस की गेंद और हम ट्रक, उन दोनों के बीच समान को एक समान कर देते हैं, उन दोनों का संवेग जो है एक समान है, तो देखेंगे कि जो टेनिस की गेंद है वो ज़्यादा दूरी तय करेगी और जो ट्रक है वो कम दूरी तय करेगा। तो मतलब दोनों की वेलोसिटी में अंतर आएगा, दोनों को वेग में अंतर आएगा। ये दूसरा उदाहरण कहता है कि मतलब कि कहता है कि यदि क्या है, यदि दोनों वस्तु का संवेग अलग अलग हो तो उनका जो वेग है, ठीक है, वो हल्की वस्तु का जो वेग है वो भारी वस्तु के वेग से, नहीं दोनों का संवेग क्या है, समान हो तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से ज़्यादा होगा, और दोनों का वेग समान होगा तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से ज़्यादा होगा हमेशा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे क्या है, दोनों क्या है उदाहरण कंप्लीट होते हैं, दोनों विशेषताएं भी कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, जो कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और जो संवेग पर आधारित है, और संवेग को मैंने आपको आज की वीडियो में पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिनको इन्हें आवश्यकता हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।